नमस्कार, महीनांत के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा का आज का एपिसोड कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के बोर्ड ने रिटेल कारोबार से जुड़ी सहयोगी और अनलिस्टेड कंपनी रिलायंस रिटेल में नॉन प्रमोटर हिस्सा यानी इक्विटी शेयर कैपिटल को घटाने को मंजूरी दे दी है। रिलायंस रिटेल के शेयरधारकों को इन शेयरों के बदले 1362 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इस डील के हिसाब से मुकेश अंबानी के रिटेल कारोबार का वैल्यूएशन 12,31,000 करोड़ रुपए बैठता है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के 18 लाख करोड़ रुपए के कुल मार्केट कैप का करीब 70% हिस्सा है। इसके अलावा RIL ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी RSIL के डीमर्जर के लिए 20 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय करने का ऐलान किया है। डीमर्जर के बाद इस कारोबार का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी JFSL हो जाएगा। RIL के शेयरधारकों को अपने हर एक शेयर के बदले में JFSL का एक शेयर मिलेगा। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में JFSL की लिस्टिंग हो सकती है, जिस पर RIL की AGM में क्लैरिटी आने की उम्मीद है। हालांकि RIL की AGM को लेकर अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। सोमवार 10 जुलाई को RIL के शेयर ने 2756 रुपए के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छुआ और करीब 4% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कंपनी ने शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास IPO से जुड़े दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर लिस्ट करवाया जाएगा। इस IPO के जरिए NSDL की करीब 2.5 करोड़ शेयर बेचने की योजना है। NSDL के कुल 76 पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें से टॉप 12 के पास करीब 93% हिस्सेदारी है और कंपनी के 12 संस्थागत निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए अपनी हिस्सेदारी आदि कर रहे हैं। हिस्सा बेच रहे शेयरधारकों में HDFC बैंक, SBI, स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ UTI, IDBI बैंक, SBI, यूनियन बैंक समेत कई नाम शामिल हैं। SBI और HDFC बैंक की इस IPO के जरिए NSDL में अपनी 2% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। HDFC बैंक की NSDL में फिलहाल करीब 9% हिस्सेदारी है। 10 जुलाई को HDFC बैंक का शेयर 1/4% गिरकर और IDBI बैंक का शेयर करीब 2% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, बजाज ऑटो ने एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस बनाने के लिए रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी है। कंपनी ने इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इससे समूह की कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड गैर बजाज ऑटो ब्रांड की 2 व्हीलर फाइनेंसिंग कारोबार में उतर पाएगी। 10 जुलाई को खबर आने के बाद बजाज ऑटो का शेयर 1.5% चढ़कर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 4,950 रुपए का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ था। चौथी खबर, इस हफ्ते 2 IPO बाजार में लिस्ट हुए और दोनों की लिस्टिंग दमदार रही है। हफ्ते के पहले दिन यानी 10 जुलाई को साइंट DLM की लिस्टिंग हुई, जो कि बेहद शानदार रही। साइंट DLM की लिस्टिंग NSE पर 403 रुपए प्रति शेयर पर हुई, जबकि इसका इशू प्राइस 265 रुपए प्रति शेयर था। यानी लिस्टिंग पर ही निवेशकों को करीब 52% का फायदा हो गया। दरअसल इस IPO को रिस्पांस काफी अच्छा मिला था। यह IPO कुल 71.35 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यही नहीं, कारोबार के अंत में ये शेयर 59% की बढ़त के साथ NSE पर 421 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। इसके अलावा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को पूर्वी भारत की गोल्ड ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी कंपनी सेनको गोल्ड की शेयर बाजार में शानदार तरीके से लिस्टिंग हुई। इशू प्राइस के मुकाबले सेनको गोल्ड का शेयर 35.6% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। NSE पर इसका शेयर 430 रुपए पर खुला, जबकि इशू प्राइस 317 रुपए प्रति शेयर था। इस IPO से कंपनी ने 405 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। दरअसल शानदार लिस्टिंग की वजह है IPO को मिला धमाकेदार रिस्पांस। यह IPO करीब 77 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। पांचवी खबर, बीते वीकेंड पर रेलवे ने सभी ट्रेन के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के ट्रेन के किराए में 25% तक की कटौती का ऐलान किया है। जिन ट्रेनों के किराए में कमी की गई है उनमें वंदे भारत, अनुभूति और विस्टाडोम कोच के किराए भी शामिल है। हालांकि किराए में कमी की दर ऑक्यूपेंसी के आधार पर तय होगी। इस खबर के आने के बाद सोमवार 10 जुलाई को IRCTC का शेयर 2.5% टूटकर 614 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 614 रुपए 35 पैसे के निचले स्तर को भी छुआ था। छठी खबर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए
22,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। 7 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में राइट्स इशू के जरिए इक्विटी शेयर जारी कर अधिकतम 22,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए अभी नियामक से मंजूरी लेना बाकी है। इसका इशू प्राइस क्या होगा, रिकॉर्ड डेट क्या होगी, कब इशू खुलेगा, अभी इसकी जानकारी कंपनी ने साझा नहीं की है। कंपनी ने कहा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर जानकारी बताई जाएगी। इसके अलावा बोर्ड ने सन मोबिलिटी के साथ भारत में बैटरी स्वैपिंग कारोबार शुरू करने के लिए 50-50 जॉइंट वेंचर यानी 50-50 जेवी बनाने को भी मंजूरी दे दी है। 10 जुलाई को आईओसी का शेयर करीब 2% गिरकर बंद हुआ था। 7वीं खबर, टाटा समूह की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा कम्युनिकेशन ने ई सिम कंपनी OSSE फ्रांस की बाकी बची 41.9% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ये हिस्सेदारी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल यानी TCIPL के जरिए खरीदी गई है। TCIPL के पास OSSE फ्रांस की 58.1% हिस्सेदारी थी और बाकी बची हिस्सेदारी खरीदने के लिए 99.3 करोड़ रुपए में सौदा तय किया गया है। इस खबर की वजह से मंगलवार 11 जुलाई को टाटा कम्युनिकेशन का शेयर करीब 7% के उछाल के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, कार ट्रेड टेक ने सोबेक ऑटो इंडिया की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। खरीदी गई कंपनी के पास OLX का भारत का ऑटो कारोबार है। दोनों कंपनियों के बीच 537 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है, जो कि अगले 21 से 30 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। इस खबर के बाद मंगलवार 11 जुलाई को कार ट्रेड टेक के शेयर में 17% तक का उछाल देखने को मिला और कारोबार के अंत में यह शेयर करीब 14% उछाल के साथ 556 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ था। 9वीं खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो ने अगले 3 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में $1 अरब के निवेश की योजना बनाई है। इस निवेश से कंपनी AI, बिग डेटा और एनालिटिक्स सॉल्यूशंस में अपनी सर्विसेज के विस्तार पर फोकस करेगी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को इसके बारे में जानकारी दी है। एक हफ्ते पहले ही देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने कहा था कि वो अपने 25,000 इंजीनियर्स को माइक्रोसॉफ्ट के अजूर ओपन AI की ट्रेनिंग दिलाएगी। 12 जुलाई को जब यह खबर आई तो विप्रो के शेयर 1/4% की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। 10वीं खबर, बुधवार 12 जुलाई को दवा बनाने वाली कंपनी लुपिन के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए। कंपनी के पीथमपुर यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अमेरिकी फेडरल ड्रग एजेंसी यानी US FDA से एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी EIR मिला है। इस मंजूरी का मतलब यह है कि कंपनी अब यहां से कई नई दवाओं का उत्पादन शुरू कर पाएगी। 12 जुलाई को कारोबार के अंत में NSE पर लुपिन के शेयर करीब 3% की तेजी के साथ 941 रुपए पर बंद हुए और दिन के दौरान शेयर ने 942 रुपए 95 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था। 11वीं खबर, गुरुवार 13 जुलाई को पतंजलि फूड्स ने 1,000 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर ऑफर फॉर सेल यानी OFS लॉन्च किया है। OFS का फ्लोर प्राइस बुधवार की 1228 रुपए की क्लोजिंग से करीब 19% डिस्काउंट पर था। यही कारण था कि OFS की घोषणा के बाद गुरुवार को पतंजलि फूड्स का शेयर 5% के लोअर सर्किट यानी निचले सर्किट पर खुला। इस OFS के जरिए प्रमोटर अपनी 9% तक हिस्सेदारी बेचना चाहते थे, जिसमें 2% का ग्रीन शू ऑप्शन था यानी अतिरिक्त हिस्सा बेचने का विकल्प था। संस्थागत निवेशकों के लिए ये OFS गुरुवार को खुला था, जिसको 1.8 गुना ज्यादा बोलियां मिली। 13 जुलाई को पतंजलि फूड्स का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ। छोटे निवेशकों को 14 जुलाई यानी शुक्रवार को निवेश करने का मौका मिला था। शाम 5 बजे तक रिटेल निवेशकों का हिस्सा करीब 3 गुना भर चुका था। जून 2023 के अंत तक प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की पतंजलि फूड्स में करीब 81% हिस्सेदारी थी। सेबी के न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स के ध्यान में रखते हुए प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% तक लानी है। 14 जुलाई को पतंजलि फूड्स का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस को खरीदने के लिए कई दिग्गज ग्रुप ने अपनी रुचि दिखाई है। दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने कहा है कि मुकेश अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल, नवीन जिंदल के जिंदल समूह और GBTL ने कंपनी को खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जमा किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप की डील टूट जाने के बाद इस साल 27 फरवरी को NCLT ने फ्यूचर ग्रुप के लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। 13 जुलाई को फ्यूचर एंटरप्राइजेस का शेयर 6% से ज्यादा की मजबूती लेकर बंद हुआ था। 13वीं खबर, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के विलय के बाद बनी नई एंटिटी HDFC बैंक का गुरुवार को शेयर बाजार में पहली बार कारोबार हुआ। इस कंबाइंड एंटिटी का मार्केट कैप बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 9.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही रह गया। हालांकि निफ्टी में इसका वेटेज सबसे ज्यादा 14.43% हो गया है। बैंक का वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL से 3.63% ज्यादा है। मर्जर के बाद HDFC बैंक अब एशिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। 13 जुलाई को HDFC बैंक का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था।
तो ये थी बीते हर कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए और पहली खबर की ओर चलते हैं। वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर इस हफ्ते कई अपडेट आए हैं। पहला अपडेट ये है कि गो फर्स्ट के कर्जदाताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को लेकर चिंता जताई है जिसमें कहा गया है कि कंपनी किसी विमान का कोई पार्ट नहीं निकाल सकती, यानी कि गो फर्स्ट का संकट दूर होता नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियां भी फंसी हुई हैं क्योंकि बैंक्रप्सी कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के दौरान विमानों की रिकवरी पर रोक लगा दी है। 10 जुलाई को जब यह खबर आई तो बॉम्बे बर्मा का शेयर 0.25% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। इसके अलावा अब वाडिया ग्रुप खुद गो फर्स्ट की बोली लगाने के लिए पार्टनर्स की तलाश कर रहा है। वाडिया ग्रुप ही गो फर्स्ट का पूर्व प्रमोटर है। दरअसल कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को अब बेचने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने बिक्री के लिए इच्छुक कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई आमंत्रित किए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि गो फर्स्ट के लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियां विमानों की मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकती हैं। दूसरी तरफ कंपनी ने अपनी उड़ानों को 16 जुलाई तक के लिए रद्द करने का फैसला लिया है। दूसरी खबर, बैंकर्स ने स्पेस मंत्रा से कहा है कि वो फ्यूचर रिटेल के लिए 550 करोड़ रुपए के ऑफर को और आकर्षक बनाए। दिवालिया हो चुके फ्यूचर रिटेल पर कर्जदाताओं का करीब 19,400 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, लेकिन इस ऑफर का मतलब ये है कि इसमें उन्हें 97% तक का भारी हेयर कट यानी माफी करनी होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकर्स सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि और बेहतर ऑफर मिल सके। अभी जो ऑफर है उससे उनके कर्ज की महज 3% के आसपास की ही भरपाई हो पाएगी। आपको बता दें कि स्पेस मंत्रा एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी फ्यूचर रिटेल के लिए बोली जमा की थी। 10 जुलाई को खबर आने के बाद फ्यूचर रिटेल का शेयर करीब 3.5% गिरकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, अदानी समूह इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अदानी कैपिटल को बेचने की अब तैयारी हो रही है। अदानी कैपिटल को बेचने के लिए कई निवेशकों से ग्रुप की बातचीत हो रही है और इनमें 3 प्राइवेट इक्विटी कंपनियां भी शामिल हैं जो बोली लगाने के लिए भी राजी हो गई हैं। अदानी ग्रुप इस कारोबार को जल्द ही समेट सकता है और करीब 2000 करोड़ रुपए में सौदा पूरा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बेन कैपिटल, कार्लाइल ग्रुप, सेरबरस कैपिटल मैनेजमेंट अदानी की इस एनबीएफसी के लिए बोली लगा सकती हैं। 10 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि इस हफ्ते अदानी हिंडनबर्ग मामले में हुई सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वो एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर अपने जवाब दाखिल करे। सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए साल 1999 में हुए नियमों में बदलाव को सही ठहराया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एफपीआईज के मामले में पुराने कानून से ये पता करना कठिन था कि उनके वास्तविक लाभार्थी कौन हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने आरोप लगाया था कि 1999 में नियम बदलने की वजह से ये मुश्किल आ रही है। 11 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर करीब 1/4% चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर यह है कि अनिल अंबानी समूह के एक कोल पावर प्लांट को खरीदने के लिए अदानी ग्रुप बोली लगा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप इस बोली के लिए प्लान कर रहा है। अदानी ग्रुप की नज़र मध्य भारत में स्थित विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड को खरीदने पर है। 600 मेगावाट क्षमता वाला ये कोल पावर प्लांट फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रहा है, लेकिन इस प्लांट को खरीदने के लिए अदानी समूह को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस प्लांट के लिए कई कंपनियां बोली लगा सकती हैं। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खुद अनिल अंबानी के ग्रुप की तरफ से प्लांट का नियंत्रण वापस लेने के लिए बोली लगाए जाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने एनसीडीज के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 1250 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। साथ ही अदानी मामले पर 11 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से एफपीआई निवेशकों के बारे में नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को यह निर्देश भी दिया है कि वो अदालत की तरफ से दी गई समय सीमा के अंदर अदानी मामले की जांच को पूरा करे। कोर्ट ने जांच के लिए 14 अगस्त तक की समय सीमा दी है। सोमवार को इस मामले पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। 12 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, जेट एयरवेज को फिर से रनवे पर लाने की कोशिश नाकाम दिख रही है। इस कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों की कमेटी यानी सीओसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब जेट एयरवेज का कामकाज पूरी तरह से बंद कर देना ही एक विकल्प है। जेट में जान फूंकने की कोशिश में लगे नए निवेशक जलान कैलरॉक कंसोर्शियम यानी जेकेसी की योजना भी कारगर
नहीं रही है। जेट के लिए साल 2021 में रेजोल्यूशन प्लान पारित हुआ था, लेकिन जेट की सीईओसी ने कोर्ट को बताया कि एयरलाइन के लिए सफल बोली लगाने वाले जेकेसी ने 2021 से लेकर अब तक कंपनी में ₹1 का भी निवेश नहीं किया है। 11 जुलाई को जेट एयरवेज का शेयर करीब 2.5% गिरकर बंद हुआ था। 5वीं खबर, वेदांता समूह को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं और दोनों ही खबरें खराब हैं। पहली खबर यह है कि भारत में वेदांता समूह की चिप मैन्युफैक्चरिंग योजना को झटका लगा है। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए हुए जॉइंट वेंचर से फॉक्सकॉन ने बाहर जाने का ऐलान किया है। एक बयान में फॉक्सकॉन ने कहा कि जेवी कंपनी अब पूरी तरह से वेदांता के स्वामित्व में है और फॉक्सकॉन इससे अपना नाम हटाने जा रही है। वेदांता और फॉक्सकॉन की इस जेवी कंपनी में $19.5 अरब का निवेश होने वाला था। हालांकि जेवी के टूट जाने के बाद फॉक्सकॉन ने भारत में अपने सेमीकंडक्टर कारोबार को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। ताइवान की इस कंपनी ने कहा है कि वो अब भी भारत सरकार के सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत मिल रहे इंसेंटिव यानी पीएलआई के लिए आवेदन करने का इरादा रखती है। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश से जुड़ी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है। वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि सरकार हिंदुस्तान जिंक यानी HZL में अपनी बाकी बची करीब 29.5% हिस्सेदारी को खुले बाजार में बेचे। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो सरकार के नीतिगत मामलों में दखल नहीं दे सकता। 11 जुलाई को वेदांता का शेयर 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर, 11 जुलाई को हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुधवार को इंट्राडे में डेल्टा कॉर्प का शेयर 29% तक टूट गया था। कारोबार के अंत में ये करीब 23% की गिरावट के साथ ₹190 पर बंद हुआ। दरअसल डेल्टा कॉर्प की आय का 85% हिस्सा कसिनो और 15% हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग कारोबार से आता है। इसी तरह एक और गेमिंग कंपनी नजारा टेक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। कारोबार के दौरान नजारा टेक का शेयर करीब 14% टूटकर ₹606.25 तक पहुंच गया था। हालांकि मैनेजमेंट के बयान के बाद शेयर में निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। नजारा टेक के मैनेजमेंट ने सफाई जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2023 की आय में गेमिंग सेगमेंट का केवल 5.25% के आसपास ही योगदान था। इस सफाई के बाद 11 जुलाई को नजारा टेक का शेयर करीब 3.5% की गिरावट के साथ ₹683 के स्तर पर बंद हुआ। 7वीं खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई, एक खराब और एक अच्छी। खराब खबर यह है कि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट की निगरानी को बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने संकट में चल रही एयरलाइन स्पाइसजेट को 3 हफ्ते से ज्यादा समय से निगरानी में रखा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस ज्यादा निगरानी के जरिए डीजीसीए ये देखना चाहता है कि कंपनी कहीं सुरक्षा मानकों से समझौता तो नहीं कर रही है। हालांकि कंपनी की ओर से इस तरह के किसी भी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की गई है, पर कंपनी के कई लेसर्स ने स्पाइसजेट को लीज पर दिए गए विमान वापस मांगे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद स्पाइसजेट का शेयर 12 जुलाई को 12% से ज्यादा टूट गया था, लेकिन क्लोजिंग शानदार रिकवरी के साथ 4% की मजबूती के साथ हुई। क्योंकि अच्छी खबर यह है कि स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह ने कंपनी में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। दरअसल प्रमोटर की ओर से मुश्किल में चल रही एयरलाइन कंपनी को रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। इससे कंपनी की माली हालत में सुधार होगा। इस निवेश योजना के तहत कंपनी नए शेयर या कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकती है। 12 जुलाई को जब यह खबर आई तो कंपनी की बोर्ड बैठक के बाद ये जो घोषणा की गई है उसमें शेयर 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान शेयर 7.5% तक उछल गया था। 8वीं खबर, भूषण स्टील के मामले में टाटा स्टील ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। टाटा स्टील ने दिवालिया हो चुकी भूषण स्टील का साल 2018 में दिवालिया प्रक्रिया के जरिए अधिग्रहण किया था। टाटा स्टील ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि टाटा स्टील करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि का फायदा नहीं उठा सकती और ये रकम कर्जदाताओं के लिए आवंटित है। 12 जुलाई को जब ये खबर आई, टाटा स्टील का शेयर करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, कंपनियों के प्रमोटर्स के परिवार के सदस्यों के बीच हुए फाइनेंशियल समझौतों की जानकारी देना अब जरूरी हो गया है। सेबी ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। सेबी ने कहा है कि नोटिफिकेशन की तारीख तक समझौतों की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को देनी होगी। इस मामले पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 14 जून 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पब्लिकेशन के 30वें दिन से नए नियम लागू होंगे, यानी कि 15 जुलाई से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। पहले यह समझा जा रहा था कि केवल संभावित यानी प्रोस्पेक्टिव समझौतों की जानकारी ही साझा करनी है, पर नए नियम पीछे की तारीख से लागू होंगे यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि प्रमुख शेयर होल्डर्स के बीच हुए वित्तीय समझौतों की जानकारी मिलने से पारदर्शिता बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा इस हफ्ते का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की।
स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप जगत को लेकर इस हफ्ते कई बड़े खबरें आई। पहली खबर यह है कि बड़े स्टार्टअप्स की खराब होती हालत, छटनी के खत्म ना होने वाले दौर और बिजनेस मॉडल पर उठते सवालों के बीच सरकार इनके रेगुलेशन की तैयारी कर रही है। यानी कि बड़े स्टार्टअप्स पर सरकार की ओर से सख्ती बढ़ने वाली है। दरअसल बायजूस के मामले ने सरकार को रेगुलेशन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि स्टार्टअप से जुड़ी एक अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार एग्री स्टार्टअप्स में 3,800 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वेयर हाउसिंग, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन के लिए ये निवेश करने वाली है। दूसरी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस के लिए खराब खबरों का सिलसिला जारी है। सरकार ने अब बायजूस के बही खातों की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट मंत्रालय ने 6 हफ्तों के अंदर जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। देश के बड़े स्टार्टअप्स में शामिल बायजूस में हाल के समय एक के बाद एक दिक्कतें सामने आई हैं। पिछले महीने कंपनी के ऑडिटर और 3 बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सरकार ने इस जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच की रिपोर्ट के आधार पर सरकार तय करेगी क्या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO को जांच का जिम्मा सौंपा जाना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि बायजूस की तरफ से कहा गया है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय की जांच को लेकर उन्हें सरकार की तरफ से किसी तरह का आदेश नहीं मिला है। इसके अलावा बायजूस के CEO बायजू रविंद्रन ने कंपनी के बोर्ड को सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इस कमेटी में SBI के पूर्व चीफ रजनीश कुमार और इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई को शामिल किया गया है। हाल ही में बायजूस के बोर्ड में से 3 प्रमुख सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि मोहनदास पाई बायजूस के शुरुआती निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने आरिन कैपिटल के जरिए इस स्टार्टअप में निवेश किया था। तीसरी खबर, क्विक डिलीवरी फर्म जेप्टो इस साल यानी 2023 में देश का पहला यूनिकॉर्न बन सकता है। ये स्टार्टअप सीरीज E फंडिंग राउंड के जरिए पूंजी जुटाने की कोशिश में लगा है, जिसके बाद इसका वैल्यूएशन $1 अरब के पार हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये स्टार्टअप करीब $15 करोड़ की रकम जुटा सकता है, जिसके बाद इसका वैल्यूएशन बढ़कर $1.3 अरब होने का अनुमान है, जो फिलहाल $90 करोड़ के आसपास है। इस राउंड में स्टेपस्टोन ग्रुप और नेक्सिस वेंचर पार्टनर्स जैसे निवेशक हिस्सा ले सकते हैं। चौथी खबर, फूड एवं ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने लिंक लॉजिस्टिक को खरीदने का ऐलान किया है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि इसके लिए डील हो चुकी है, लेकिन इस सौदा कितनी रकम में हुआ है, कंपनी ने इसकी जानकारी साझा नहीं की है। इस सौदे से स्विगी को डिलीवरी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पांचवी खबर, फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने UPI आधारित पेमेंट एप्लीकेशन जोमैटो UPI को नए यूजर्स के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कंपनी ने फीडबैक और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए जोमैटो UPI को नए यूजर्स के लिए फिलहाल लंबित करने का फैसला किया है। इस खबर के बाद गुरुवार को जोमैटो का शेयर ₹84.50 तक पहुंच गया, जो कि 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। कारोबार के अंत में यह शेयर 6% से ज्यादा तेजी के साथ ₹82.35 पर बंद हुआ। 13 जुलाई को जोमैटो का शेयर करीब 7% की मजबूती लेकर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 52 हफ्ते की उच्चतम स्तर को छुआ था। तो ये था कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने जो कमेंट्स हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले शनिवार को इसी समय कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।